नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल गुरुजी स्पेशल क्लासेस में। मैं हूं निमाई साना, आपके समक्ष उपस्थित हूं साइकोलॉजी विषय वस्तु को लेकर। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं मोटिवेशन टॉपिक पर बेस्ड प्रैक्टिस सेट के बारे में। जैसे कि आप सब जानते हैं कि लास्ट क्लासेस के माध्यम से हमने मोटिवेशन टॉपिक को डिटेल में पढ़ा, समझने की कोशिश की और उन सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर करने की कोशिश की जहाँ से आपके सुपरटेट एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। उम्मीद करता हूँ कि वो सभी पॉइंट्स आपको ईजिली क्लियर हो पाए होंगे, लेकिन फिर भी अगर कोई डाउट्स आपके मन में बनता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगले कुछ क्लासेस के माध्यम से इस टॉपिक पर बेस्ड हम लगभग 70 से 75 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे और जानेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि इस टॉपिक पर बेस्ड पिछले एग्जाम्स में किस तरीके के प्रश्न पूछे गए हैं, आगे किस तरीके के प्रश्न पूछे जा सकते हैं और जो हमने कंटेंट को कवर किया है वो हमारे लिए कितना ज़्यादा हेल्पफुल है, क्या वहाँ से प्रश्न बनते हैं या नहीं बनते हैं, उन सभी बातों को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास और जानते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। और इस प्रैक्टिस सेट सीरीज का फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपसे कहता है स्टूडेंट्स कि अभिप्रेरणा की मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के प्रतिपादक है। यानी कि सिंपल सा प्रश्न आपसे पूछा गया है कि जो अभिप्रेरणा की मूल प्रवृत्ति सिद्धांत है उसके प्रतिपादक कौन है। तो इसको आपने डिटेल में पढ़ा है और ये क्वेश्चन आपके 69,000 एग्जाम्स में पूछा गया है कि अभिप्रेरणा के मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है। तो आपको बताना है, ऑप्शन ए कहता है फ्राइड, ऑप्शन बी कहता है क्लार्क एल हल, ऑप्शन सी कहता है मैकडोगल और ऑप्शन डी कहता है मॉर्गन। अब आपको बताना है कि अभिप्रेरणा के मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है। देखिए स्टूडेंट्स, आप समझ सकते हैं कि मूल प्रवृत्ति के सिद्धांत को हमने डिटेल में पढ़ा है और सबसे पहले हमने जाना कि प्रतिपादक कौन है और उसके बाद इनके अंतर्गत कौन कौन सी मुख्य बातें उन्होंने की है और जो मूल प्रवृत्तियां उन्होंने दी है वो कितनी संख्या में है और कौन कौन सी है, उन सभी को हमने कवर करने की कोशिश की है। क्योंकि यहाँ पर जो आपके प्रश्न पूछे गए हैं वो सिंपल प्रश्न पूछे गए हैं, क्योंकि उस समय जो है अभ्यर्थियों की संख्या भी बहुत ज़्यादा कम थी, लेकिन फिर भी बहुत बच्चे इसमें क्वालिफाई कर गए, लेकिन गुणांक में बाहर है। तो आप समझ सकते हैं कि प्रश्न का स्तर जो है वो अभ्यर्थियों पर डिपेंड करता है। जितनी ज़्यादा संख्या में अभ्यर्थी पार्टिसिपेट करेंगे उतना ही पेपर का लेवल टफ होगा। ठीक, तो किसी भी तरीके से आपसे प्रश्न पूछे जाएं, इन सभी बातों को ध्यान में रखकर ही मैंने आपके लिए कंटेंट तैयार किए हैं और हर एक सिद्धांत को मैंने आपको डिटेल में समझाने की कोशिश की है। जब आप इस थ्योरी को पढ़ेंगे तो बहुत सारे पॉइंट्स आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन वहाँ से हमें कुछ की पॉइंट्स को छांटना होता है, क्योंकि पूरी थ्योरी को आप ध्यान नहीं रख सकते और हमने लगभग 12 सिद्धांत कवर किए हैं, क्योंकि किसी भी तरीके से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। तो हर एक थ्योरी को आप डिटेल में नहीं पढ़ सकते, क्योंकि सिर्फ आपको मोटिवेशन टॉपिक ही नहीं पढ़ना है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको आपको ध्यान रखना है और सभी टॉपिक्स को पढ़ना भी है। तो इसलिए सभी बातों को ध्यान में रखकर सिर्फ मैंने आपको वो इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स निकाले हैं आपके लिए, जहां से आपको एग्जाम्स में सीधे सीधे प्रश्न देखने को मिलते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपने सभी क्लासेस अच्छे से अटेंड किए और उसके प्रॉपर नोट्स भी बनाए हैं और बार बार उसको रिवाइज कीजिए। और ये टॉपिक आपके लिए इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, मैं आपको गारंटी देता हूँ कि यहाँ से आपके सुपरटेट एग्जाम्स में कम से कम 3 से 4 प्रश्न देखने को मिलेंगे। अब आप समझ सकते हैं कि आप अदर सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे, जैसे हिंदी है, मैथ्स है, उनमें भी आपको हर एक टॉपिक को करना पड़ेगा, तब जाके 3 से 4 प्रश्न बहुत ज़्यादा वेटेज रखता है। और आप समझ सकते हैं कि मोटिवेशन टॉपिक से ही आपको 3 से 4 प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। इसलिए मैं आपको बार बार यही बता रहा हूँ कि आप ज़्यादातर इस टॉपिक को फोकस कीजिए। इसके अंतर्गत जो भी मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं उन सभी पॉइंटों को क्लियर कीजिए, क्योंकि यहाँ से आपके ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 प्रश्न बन सकते हैं। और अगर आप यकीन मान लीजिए, अगर आपने सभी पॉइंट्स अच्छे से कवर कर लिए और 70 से 75 क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लिया, तो इस टॉपिक से रिलेटेड कैसा भी प्रश्न आपसे एग्जाम्स में पूछा जाए, आपसे कोई भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सभी प्रश्नों का जो आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस हैं और जो आपके आने वाले टाइम में क्वेश्चंस बन सकते हैं, उन सभी बातों को ध्यान में रखकर ही प्रैक्टिस सेट को तैयार किया गया है। उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं और इस टॉपिक के महत्व को जान पा रहे हैं कि ये आपके लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन आपने इजीली दे दिया होगा, क्योंकि मूल प्रवृत्ति के सिद्धांत के जो प्रतिपादक है वो है विलियम मैकडोगल साहब। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बनता है आपका सी। उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी बातों को समझ पाए हैं और इस क्वेश्चन के राइट ऑप्शन तक भी इजीली पहुंच पाए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न आपसे कहता है क्वेश्चन नंबर 2, पुरस्कार किस प्रकार की अभिप्रेरणा, यानी कि आपको बताना है कि जब आप किसी बच्चे को पुरस्कार देते हैं वो किस टाइप का मोटिवेशन है। ऑप्शन ए कहता है धनात्मक एवं प्रत्यक्ष,
ऑप्शन बी कहता है धनात्मक अप्रत्यक्ष, ऑप्शन सी कहता है ऋणात्मक एवं प्रत्यक्ष, ऑप्शन डी कहता है ऋणात्मक एवं अप्रत्यक्ष। स्टूडेंट्स ये प्रश्न भी आपके 69,000 एग्जाम्स में पूछा गया है और आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से आपसे प्रश्न पूछे गए। देखिए, जब आप किसी बच्चे को पुरस्कार देते हैं तो वो आपको धनात्मक इम्पैक्ट देता है, ठीक। तो यहाँ पर जो ऋणात्मक वाले ऑप्शन है सी और डी, ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकते, ठीक। और दूसरा ये है कि जब आप किसी को पुरस्कार देते हैं तो वो क्या होता है, प्रत्यक्ष होता है, मतलब उसको आप डायरेक्टली देते हैं, ठीक। वो ऐसा नहीं है कि वो अप्रत्यक्ष है, वो सिर्फ आपको महसूस कर सकता है या सुन सकता है या जान सकता है, लेकिन वो पकड़ नहीं सकता या ले नहीं सकता। तो यहाँ पर ऑप्शन बी में आपको दिया है अप्रत्यक्ष। तो कहने का मतलब ये है कि धनात्मक तो है बट अप्रत्यक्ष नहीं है, क्योंकि पुरस्कार तो आपको दिखाई देता है, तो इसलिए बी ऑप्शन भी नहीं हो सकता। तो तीनों ही ऑप्शन खत्म है, बचा हुआ ऑप्शन ए आपका राइट हो जाता है, क्योंकि पुरस्कार इस प्रकार की अभिप्रेरणा है जिसे आप पॉजिटिव भी लेते हैं और जिसको आप डायरेक्टली देख भी पाते हैं। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बनता है आपका ए। उम्मीद करता हूं कि आप मेरी बातों को समझ पाएं और इस क्वेश्चन के राइट ऑप्शन तक भी इजीली पहुंच पाए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 3 आपसे कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सामाजिक प्रेरक, यानी कि इसमें से आपको बताना है कि कौन सा सामाजिक प्रेरक है। ऑप्शन ए कहता है आत्मगौरव, ऑप्शन बी कहता है प्रेम, ऑप्शन सी कहता है भूख और ऑप्शन डी कहता है प्यास। तो आपको बताना है। देखिए, प्रेम जो है आपके आंतरिक प्रेरक के अंतर्गत आते हैं, तो इसलिए सामाजिक प्रेरक ये नहीं हो सकता। दूसरा आता है आपका भूख, तो भूख भी आपकी शारीरिक प्रेरक के अंतर्गत आता है, यानी कि ये भी आंतरिक है, और प्यास भी आपके आंतरिक है। तो तीनों ही ऑप्शन आपके नेगेटिव हो जाते हैं। बचा हुआ ऑप्शन आपका ए राइट ऑप्शन है और यही आपका सामाजिक प्रेरक है, और यही आपका सामाजिक प्रेरक है जिसे हम कहते हैं आत्मगौरव। और ये प्रश्न भी आपके 69,000 में पूछे गए हैं। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि स्टार्टिंग के तीनों ही क्वेश्चंस आपके 69,000 एग्जाम्स में पूछे गए हैं। इसलिए मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि इस टॉपिक का बहुत ज़्यादा महत्व है, क्योंकि यहाँ से आपको एग्जाम्स में 3 से 4 प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। इसलिए मैंने आपको इस टॉपिक के अंतर्गत इतने सारे सिद्धांत बताएं, ताकि किसी भी तरीके से आपके एग्जाम्स में प्रश्न बने, चाहे पेपर का स्तर कितना भी कठिन हो, इससे बाहर आपका नहीं जाएगा। अगर डिटेल में आप मोटिवेशंस को अच्छे से पढ़ेंगे, मेरे सभी क्लासेस को अटेंड करेंगे और इसके बाद प्रैक्टिस सेट को लगाएंगे, तो इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी प्रश्न आपके एग्जाम्स में पूछे जाएंगे, उन प्रश्नों के राइट ऑप्शन तक आप इजीली पहुंच पाएंगे। उम्मीद करता हूं कि आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं और इन प्रश्नों को देखकर रियलाइज कर पा रहे हैं कि किस तरीके के प्रश्न आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 4 आपसे कहता है कि विक्टर ब्रूम का प्रत्याशा सिद्धांत किससे संबंधित है। देखिए, आपसे पूछा गया सीधा सीधा कि विक्टर ब्रूम का प्रत्याशा सिद्धांत किससे संबंधित है, यानी कि उससे रिलेशंस किससे है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए कहता है आत्मविश्वास, ऑप्शन बी कहता है आत्म अनुभूति, ऑप्शन सी कहता है आत्मसंयम और ऑप्शन डी कहता है ये सभी। अब आपको बताना है कि विक्टर ब्रूम का जो प्रत्याशा सिद्धांत है वो किससे संबंधित है। तो स्टूडेंट्स, जब हम डिटेल में इस टॉपिक को पढ़ रहे थे तब मैंने आपको बताया कि अभिप्रेरणा के प्रत्याशा सिद्धांत के अंतर्गत हमें 3 मुख्य बिंदुओं को पढ़ना होता है, जिसमें एक होता है कर्पण, यानी जिसका अर्थ होता है कि लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्या मेरे अंदर वो क्षमताएं हैं। दूसरा होता है प्रत्याशा, जिसका अर्थ होता है क्या मेरे प्रयास लक्ष्य तक जा पाएगा, यानी पहुंच पाएगा या फिर नहीं। और तीसरा होता है यांत्रिकता, मुझे यह लक्ष्य पाने से क्या फायदा होगा। तो इन सभी बातों को जब हम ध्यान देते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि हमारे अंदर आत्म संयम होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, यानी सेल्फ कंट्रोल। अगर हमारे अंदर सेल्फ कंट्रोल है तो हम इस दुनिया में किसी भी चीज़ को अचीव कर सकते हैं। यही चीज़ें आपको विक्टर ब्रूम प्रत्याशा सिद्धांत के अंतर्गत समझाने की कोशिश कर रहे थे कि अगर आप प्रत्याशा लगाते हैं, उम्मीद लगाते हैं किसी चीज़ को पाने की, और उसके लिए आपके अंदर सेल्फ कंट्रोल है, तो आप उस चीज़ को ईजिली पा सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको निरंतर मेहनत करने की आवश्यकता होती है। और आत्म संयम के अंतर्गत आपके आत्मविश्वास भी होना ज़रूरी है, आत्म अनुभूति होना भी ज़रूरी है, और ये सभी पार्ट जो है वो आत्म संयम के अंतर्गत ही आते हैं। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाता है आपका सी, यानी आत्म संयम। उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं और इस क्वेश्चन के राइट ऑप्शन तक भी इजीली पहुँच पाए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 आपसे क्या कहता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपसे कहता है कि अभिप्रेरणा व्यक्ति के अंदर होने वाला शक्ति परिवर्तन है जो प्रभावशाली जागृति तथा पूर्व अनुमानित उद्देश्य प्रतिक्रियाओं द्वारा वर्णित होता है। ये कथन किस विद्वान का है। तो ये आपको बताना है कि ये कथन किस विद्वान का है। तो टॉपिक के अंतर्गत जब मैंने आपको डिटेल में बताया था तो उसके अंतर्गत लगभग मैंने 10 से 11 कथन बताए थे जो साइकोलॉजिस्टों के द्वारा दिए गए। उसके अंतर्गत मैंने आपको बताया कि अभिप्रेरणा व्यक्ति के अंदर होने वाला जो शक्ति परिवर्तन है, ये कथन जो आपके मैकडोनल्ड साहब का है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बनता है आपका ऑप्शन नंबर डी। स्टूडेंट्स, ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, अगर आपने पढ़ा है, अच्छे से ध्यान दिया है, तो आप ऐसे प्रश्नों के
के राइट ऑप्शन तक इजीली पहुंच सकते हैं। ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखने पड़ेंगे और इसके लिए बहुत ज़्यादा रिवीजन की आवश्यकता है। इसलिए मैं आपको बार बार बताता हूं कि आप रिवाइज़ कीजिए, क्योंकि जब आप रिवाइज़ करेंगे तभी आप ऐसे प्रश्नों के भी उत्तर दे पाएंगे। अदरवाइज़ अगर आपके रेंज में से है तो आप बता पाएंगे, अन्यथा नहीं बता पाएंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आपने भी क्वेश्चंस को पढ़ा और इसे समझने की कोशिश की और इस क्वेश्चंस के राइट ऑप्शन तक भी इजीली पहुंच पाए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न आपसे कहता है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 आपसे कि अभिप्रेरणा क्या है, यानी कि मोटिवेशंस क्या है, ये आपसे पूछा गया। ऑप्शन ए कहता है निश्चित लक्ष्य की प्राप्ति, ऑप्शन बी कहता है आत्मीय चेतना, ऑप्शन सी कहता है इच्छा का अंत, ऑप्शन डी कहता है मोह का त्याग। अब आपको बताना है कि अभिप्रेरणा क्या है। तो देखिए, अभिप्रेरणा का जो असली मकसद होता है, आप इच्छा का अंत तो कभी नहीं करते, ना ही मोह का त्याग करते हैं और ना ही आत्मीय चेतना करते हैं। अभिप्रेरणा का अर्थ होता है निश्चित लक्ष्य की प्राप्ति। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बनता है आपका ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि अब्राहम मास्लो ने अभिप्रेरणा का कौन सा सिद्धांत प्रस्तुत किया, यानी कि अब्राहम मास्लो का जो सिद्धांत है मोटिवेशन से रिलेटेड, उस सिद्धांत का क्या नाम है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए कहता है आवश्यकता अनुक्रम, ऑप्शन बी कहता है आवश्यकता पदानुक्रम, ऑप्शन सी कहता है आवश्यकता नियम और ऑप्शन डी कहता है पदानुक्रम। अब आपको इन चारों ऑप्शनों में राइट ऑप्शन तक पहुंचना है। इसके लिए स्टूडेंट्स, अब्राहम मास्लो के अभिप्रेरणा के सिद्धांत का जो वास्तविक नाम है वो भी मैंने आपको बताया और इससे रिलेटेड जो अन्य नाम है उनको भी मैंने आपको बताया, ताकि किसी भी तरीके से आपके नेक्स्ट सुपर टेट एग्जाम्स में प्रश्न बने तो उन प्रश्नों तक आप इजीली पहुँच पाएँ। ठीक, उम्मीद करता हूं कि आप क्वेश्चंस के राइट ऑप्शन तक पहुंच पाएं, क्योंकि ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही आसान है। अब्राहम मास्लो का जो अभिप्रेरणा का सिद्धांत उसे हम बोलते हैं आवश्यकता पदानुक्रम का सिद्धांत। तो इसलिए इस क्वेश्चंस का राइट ऑप्शन बन जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 8 आपसे कहता है स्टूडेंट्स कि किस विद्वान ने अभिप्रेरणा को सीखने के लिए आवश्यक शर्त बताया। देखिए, कौन सा विद्वान है जिन्होंने अभिप्रेरणा को सीखने के लिए आवश्यक शर्त बताया। अगर आप कोई चीज़ सीखना चाहते हैं तो उसके लिए अभिप्रेरणा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस बात को किसने बताया? ऑप्शन ए कहता है डॉक्टर एस राधाकृष्ण, ऑप्शन बी कहता है थॉर्नडाइक, ऑप्शन सी कहता है मेल्टन और ऑप्शन डी कहता है ऑर्थर एस्किन। तो आपको बताना है कि किस विद्वान ने ये कहा है कि अभिप्रेरणा को सीखने के लिए आवश्यक शर्त बताया है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बनता है आपका ऑप्शन नंबर सी मेल्टन, क्योंकि ये कथन आपके मेल्टन साहब का है कि सीखने के लिए आवश्यक शर्त जो है वो आपका मोटिवेशन से। अगर आप कोई चीज़ सीखना चाहते हैं तो उससे पहले आपको मोटिवेट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब आप मोटिवेट होकर चीज़ों को सीखने के लिए आते हैं तो आपकी जो कंसंट्रेशन पावर है बहुत ज़्यादा एक्टिव होती है और आपके सीखने की गति बहुत ज़्यादा तीव्र हो जाती है। इस बारे में बताने वाले मेल्टन साहब, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बनता है आपका ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं और इन प्रश्नों के राइट ऑप्शन तक भी ईजिली पहुँच पा रहे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 9 आपसे कहता है कि विद्यार्थी को सीखने में व्यस्त करना किस प्रकार का कार्य माना जाता है। देखिए, अगर आप विद्यार्थी को सीखने में बिजी करते हैं, व्यस्त करते हैं, तो किस प्रकार के कार्य के अंतर्गत माना जाता है। ऑप्शन ए कहता है खेलने का कार्य, ऑप्शन बी कहता है पढ़ने का कार्य, ऑप्शन सी कहता है सिखाने का कार्य और ऑप्शन डी कहता है उत्तेजना का कार्य। तो आप समझ सकते हैं कि जब आप सीखने के लिए व्यस्त करते हैं मतलब आप उसके अंदर इंटरेस्ट डेवलप करते हैं तो उसके अंदर उत्तेजना का जन्म होता है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाता है उत्तेजना का कार्य, यानी ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न आपसे कहता है स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 10 की मनोवैज्ञानिक गुड के अनुसार प्रेरणा क्या है। देखिए, जो मनोवैज्ञानिक है गुड, तो गुड साहब के अनुसार प्रेरणा यानी कि मोटिवेशंस क्या है ये आपको बताना। ऑप्शन ए कहता है कार्य आरंभ करने, जारी करने और बंद करने, ऑप्शन बी कहता है कार्य आरंभ करने, जारी करने और नियमित करने, ऑप्शन सी कहता है कार्य जारी करने, नियमित करने और बंद करने, ऑप्शन डी कहता है कार्य आरंभ करने, नियमित करने और बंद करने। तो आपको बताना है कि मोटिवेशंस का जो मेन मकसद होता है वो गुड के अनुसार क्या है। अगर आपने इस टॉपिक से रिलेटेड सभी कथनों को पढ़ा है तो आप इजीली इस प्रश्न के राइट ऑप्शन तक पहुंच सकते हैं। अदरवाइज आप थोड़ा सा माइंड का भी इस्तेमाल करेंगे तब भी पहुंच जाएंगे, क्योंकि कार्य आरंभ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अच्छी बात है, जारी रखना भी बहुत अच्छी बात है, लेकिन बंद करना ये गलत बात है, तो ये तो हो नहीं सकता। ऑप्शन बी कहता है कार्य आरंभ करना, जारी करना और नियमित करना, यानी कि
कंटिन्यूटी बनाए रखना, ये बात सही है। ऑप्शन सी कहता है कार्य जारी करने, नियमित करने और बंद करने, यहाँ पर भी बंद करने की बात आ रही है तो ये भी नेगेटिव ऑप्शन। और ऑप्शन नंबर डी में भी बंद करने की बात है तो ये भी नेगेटिव। बचा हुआ ऑप्शन आपका बी है कि मनोवैज्ञानिक गुण के अनुसार प्रेरणा का अर्थ कार्य आरंभ करने, जारी करने और नियमित करने के अंतर्गत होता है। तो ये कथन अगर आपने पढ़ा है तब भी आप पहुंच सकते हैं, अदरवाइज आप ऑप्शंस को देखकर भी पॉइंट आउट करके क्वेश्चंस के राइट ऑप्शन तक इजीली पहुंच सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं और प्रश्न के ऑप्शंस को कैसे छांटते हैं इस मेथड को भी जान पा रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस पर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न आपसे कहता है स्टूडेंट्स की जन्मजात अभिप्रेरक क्या है, यानी कि आपको अभिप्रेरक बताने हैं लेकिन वो कैसे होने चाहिए, जन्मजात होने चाहिए, यानी कि बच्चे के जन्म से ही जो अभिप्रेरक उसके अंदर समाहित होते हैं वो कौन कौन से। ऑप्शन ए कहता है भूख और प्यास, ऑप्शन बी कहता है प्यास और काम, ऑप्शन सी कहता है भूख प्यास और काम और ऑप्शन डी कहता है भूख प्यास और क्रोध। तो आपको बताना है कि इसके अंतर्गत जो जन्मजात अभिप्रेरक है वो क्या है। तो स्टूडेंट्स कंटेंट वाले पोर्शन में मैंने आपको अभिप्रेरक के दो प्रकार बताए थे और उसमें आंतरिक प्रेरक यानी कि जिसे हम जन्मजात प्रेरक भी कहते हैं, इसके अंतर्गत मैंने आपको बताया था कि भूख प्यास निद्रा काम वासना ये सभी आपके आंतरिक प्रेरक के अंतर्गत आते हैं। तो अगर हम ऑप्शन नंबर ए बी सी डी को देखें तो इसमें सबसे बेस्ट ऑप्शन बनता है आपका ऑप्शन नंबर सी, भूख प्यास और काम। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन भी हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करता हूं कि आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं और इस क्वेश्चन के राइट ऑप्शन तक भी इजीली पहुंच पाए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 12 आपसे कहता है स्टूडेंट्स कि पुरस्कार, दंड, लक्ष्य एवं प्रतियोगिता किस प्रकार की अभिप्रेरणा, यानी कि आपको बताना है कि जब आप पुरस्कार देते हैं, दंड देते हैं या आपका लक्ष्य होता है या प्रतियोगिता है, ये किस टाइप की अभिप्रेरणा। ऑप्शन ए कहता है वास्तविक प्रेरणा, ऑप्शन बी कहता है कृत्रिम या बाह्य अभिप्रेरणा, ऑप्शन सी कहता है स्वाभाविक प्रेरणा और ऑप्शन डी कहता है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर ना तो ये वास्तविक प्रेरणा है और ना ही स्वाभाविक प्रेरणा है, क्योंकि जब आप पुरस्कार देते हैं, दंड देते हैं तो ये बाह्य रूप से देते हैं और एक तरीके से कृत्रिम होता है, यानी कि पुरस्कार जो होता है वो मैन मेड होते हैं। तो इसलिए अगर हम देखें तो ऑप्शन नंबर डी भी नहीं है, ऑप्शन नंबर बी ही इस क्वेश्चन का राइट है कि पुरस्कार, दंड, लक्ष्य एवं प्रतियोगिता जो है वो कृत्रिम या फिर बाह्य अभिप्रेरणा के अंतर्गत आते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं और इन प्रश्नों के राइट ऑप्शन तक भी इजीली पहुंच पा रहे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न आपसे कहता है क्वेश्चन नंबर 13 कि निम्न में से कौन अर्जित प्रेरक के अंतर्गत आता है, यानी कि इसमें से आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन है जो अर्जित प्रेरक के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन ए कहता है महत्वाकांक्षा, स्वप्नदर्शिता और अभिव्यक्ति, ऑप्शन बी कहता है आकांक्षा, आदत, यानी कि यहाँ पर स्टूडेंट्स ये तय है, थोड़ा सा टाइपिंग एरर है, आदत और रुचियां हैं। ऑप्शन सी कहता है बालपन, चिड़चिड़ापन और जिद्दीपन और ऑप्शन डी कहता है आकांक्षा व ए। अब आपको बताना है कि इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन आपके हिसाब से कौन सा हो सकता है जिसको आप अर्जित करते हैं, जो आपका अर्जित प्रेरक के अंतर्गत आते हैं। तो स्टूडेंट जो महत्वाकांक्षी, स्वप्नदर्शिता और अभिव्यक्ति है ये आपके अर्जित प्रेरक के अंतर्गत नहीं आते हैं, ना ही बालपन, चिड़चिड़ापन और जिद्दीपन आते हैं और ना ही ऑप्शन नंबर डी है कि आकांक्षा या अ। ठीक, तो इसका मतलब बेस्ट ऑप्शन आपका बनता है बी कि जो आप आकांक्षा करते हैं, जो आपकी आदतें हैं, जो आपकी रुचियां हैं, इंटरेस्ट है, जिस चीज़ के प्रति आपका इंटरेस्ट है, ये सभी चीज़ें आपके अर्जित प्रेरक के अंतर्गत आते हैं। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बनता है आपका ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं और इस क्वेश्चन के राइट ऑप्शन तक भी ईजिली पहुँच पाए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 14 आपसे कहता है कि मूल प्रवृत्तियों की संख्या कितनी है। अब आपको बताना है कि मूल प्रवृत्ति, जो आपने मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत पढ़ा है विलियम मैकडोगल के अनुसार दिया गया है, तो उसके अंतर्गत उन्होंने इसकी कितनी संख्या बताई है विलियम मैकडोगल ने। ऑप्शन ए कहता है 10, ऑप्शन बी कहता है 4, ऑप्शन सी कहता है 8 और ऑप्शन डी कहता है 14 यानी 14। तो आपको बताना है, क्योंकि आपने मूल प्रवृत्ति को पढ़ा है अच्छे से और आप इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन तक इजीली पहुंच भी पाए होंगे। तो इस तरीके से भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है और हमने मूल प्रवृत्तियों की संख्या को पढ़ा जो विलियम मैकडोगल के द्वारा दिए गए हैं, उनकी संख्या 14 यानी कि 14 है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न और इस प्रैक्टिस सेट का ये लास्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 15 आपसे कहता है कि अर्जित प्रेरक व्यक्ति कहाँ सीखता है, यानी कि जिस प्रेरक को व्यक्ति अर्जित करता है वो कहाँ पर सीखता है, ये आपसे पूछा गया। ऑप्शन ए कहता है समाज में, ऑप्शन बी कहता है विद्यालयों में, ऑप्शन सी कहता है बाल्यावस्था में और ऑप्शन डी कहता है उच्च शिक्षण संस्थानों में। तो स्टूडेंट जो चीज़ें आप अर्जित करते हैं, प्राप्त करते हैं, उसको आप कहाँ पर सीखते हैं। तो अगर हम देखें चारों ऑप्शनों में तो विद्यालय में आप मैक्सिमम टाइम नहीं रहते, यहाँ पर आप 5 से 6 घंटा रहते हैं और ऑप्शन नंबर सी आपका
कहता है बाल्यावस्था में, तो ये सब चीज़ें आप बाल्यावस्था में नहीं प्रौढ़ अवस्था में भी सीखते हैं, तो इसीलिए सिर्फ ये सी ऑप्शन भी नहीं होगा। और उच्च शिक्षण संस्थान का मतलब ये है कि सिर्फ आप कॉलेजेस में जाकर ही चीज़ों को नहीं सीखते हैं, आप अन्य जगह पर भी सीखते हैं। तो अगर हम देखें तो चारों ही ऑप्शन में जो बेस्ट ऑप्शन बनता है वो आपका बनता है ऑप्शन नंबर ए, समाज। क्योंकि समाज के अंतर्गत आपकी सभी चीज़ें आ जाएंगे और आपकी बाल्यावस्था भी, विद्यालय भी, उच्च शिक्षण संस्था भी, ये सभी चीज़ें समाज के अंतर्गत आते हैं, आपके सोसाइटी के अंतर्गत आते हैं कि किस सोसाइटी से आप बिलोंग करते हैं और उस सोसाइटी की क्या सोच है और उसके अनुसार आप चीज़ों को बहुत ज़्यादा अर्जित करते हो। और मैक्सिमम टाइम जो है आप अपने समाज में, यानी कि परिवार में रहते हैं, तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो ज़्यादातर चीज़ें जो आप सीखते हैं वो आपकी आदतें होती हैं और आपके परिवार के सदस्यों को देखकर ही आप सीखते हैं, आप सोसाइटी में आसपास के लोगों को देखकर सीखते हैं। तो इसलिए इस क्वेश्चन का बेस्ट ऑप्शन बनता है आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि समाज। यानी अर्जित प्रेरक व्यक्ति कहाँ पर सीखता है, तो वो समाज में सीखता है। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक जितने भी प्रश्न मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं उन सभी प्रश्नों के राइट ऑप्शन तक आप इजीली पहुँच पाए होंगे और आपने देखा होगा, रियलाइज़ किया होगा कि किस तरीके के प्रश्न हमारे सुपर टेट एग्जाम्स में इस टॉपिक से रिलेटेड पूछे जाते हैं और किस तरीके के कंटेंट हमने कवर किए हैं, क्या हमारे लिए वो हेल्पफुल है, उनसे रिलेटेड प्रश्न बन रहे हैं या फिर नहीं बन रहे हैं, उन सभी बातों को समझ पा रहे होंगे। लेकिन फिर भी अगर कोई डाउट्स आपके मन में बनता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा कि आपके डाउट्स को क्लियर करूँ। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि इसी तरीके के बेनिफिशियल वीडियो जब भी मैं आपके लिए बनाऊँ तो आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलते रहें। धन्यवाद। जय हिंद।